नमस्कार दोस्तों सीडीपी का एक और बहुत बेहतरीन लेक्चर हम लेके आ गए हैं आपके लिए। ये वाली क्लास जो रहेगी दोस्तों, पिछली बार जो हमने पढ़ाया था पियाजे और वाइगोस्की, उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ और एक टॉपिक जो कोहलबर्ग का रह गया था उसको पूरा करेंगे। तो एक हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग हमारा पूरा हो जाएगा, उसके क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आज हम क्वेश्चंस भी करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूपी टेट के क्वेश्चंस लेके आया हूँ, सी टेट के क्वेश्चन लेके आया हूँ, ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो एग्जाम्स में आते हैं। अब आप देखिएगा कि आपसे वो क्वेश्चंस कितनी आसानी से हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं। और अगर हो पा रहे हैं तो इसका मतलब हमारी तैयारी कराने का जो स्तर है वो बहुत बढ़िया चल रहा है और दोस्तों आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही है। तो बिना किसी देरी के फिर से शुरू करते हैं एक बहुत ही बढ़िया लेक्चर, बहुत ही सुंदर लेक्चर होने वाला है। बस आप बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग की। तो कोहलबर्ग जो था दोस्तों, वो एक साइकोलॉजिस्ट था, जैसे आपको पता है। उसने मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया, यानी नैतिक विकास का दिया। यानी बच्चा जो है सोसाइटी में रह के, समाज में रह के मोरल डेवलपमेंट भी करता है अपना, ऐसा कोहलबर्ग का मानना था। कोहलबर्ग ने शुरुआत में क्या किया, कोहलबर्ग ने छोटे छोटे बच्चे लिए और उनको, हर स्तर के बच्चे लिए, यानी 3 साल से लेकर और वयस्क तक उसने बच्चे लिए और उनको कुछ अपनी कहानियां सुनाई और कहानी के आधार पे बच्चों को दुविधाओं में डाला और उनसे मोरल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस करे। अभी हम देखेंगे क्या कहानी सुनाई गई, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होंगी वो, और फिर आप भी उनमें तर्क वितर्क कर सकते हो और देख सकते हो कि क्या दुविधा रही होगी बच्चों के लिए और क्या ही उन्होंने मोरल रीजनिंग उस कहानी को सुन के दी होगी। तो एक बहुत ही बढ़िया कहानी से आपको पूरा लेक्चर याद हो जाएगा, ये मैं आपको वादा करता हूं, अगर आप ये कहानी पूरी सुन लेते हैं तो सबसे पहले थोड़ा कोहलबर्ग का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का जो सिद्धांत था वो पियाजे से प्रभावित था। पियाजे ने भी एक नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, उससे पूरा प्रभावित थे कोहलबर्ग। तो पियाजे के नैतिक मूल्यों के सिद्धांत से प्रेरित था। कोहलबर्ग ने जो है अमेरिकन एक मनोवैज्ञानिक थे जिनके द्वारा नैतिक मूल्यों का विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया जो आपको थोड़ा कोहलबर्ग के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। उसमें इनका जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी हम बता दें, और उच्चतम माना जाता है। इनका जो योगदान है वो उच्चतम श्रेणियों में आता है, ठीक है। तो ये कोई ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, जिसके लिए हम आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि उन्होंने नैतिकता के जो सिद्धांत दिए वो कैसे दिए, उन्होंने जो है किस तरह से बांटा बच्चों को, तो वो हम देख लेते हैं किस तरीके से बांटा। देखिए, 3 अवस्थाओं में, 6 चरणों में सार्वभौमिक मानते हैं। यानी उन्होंने क्या करा, 3 तो अवस्थाएं, यानी एज ग्रुप के हिसाब से अवस्थाएं दी। ऐसा नहीं है अवस्था कैसे भी दे दी हो, एज ग्रुप के हिसाब से, यहां नोट कर लीजिएगा, एज ग्रुप के हिसाब से अवस्था दी और प्रत्येक अवस्था में 2 चरण दिए, प्रत्येक अवस्था में 2 चरण दिए। तो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पियाजे के सिद्धांत का संशोधित रूप है। उनके नैतिक विचार पियाजे के सिद्धांत से प्रभावित थे। कोहलबर्ग के अनुसार छात्रों में नैतिकता का विकास जन्मजात नहीं बल्कि समाज द्वारा होता है। यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जन्मजात नहीं होता, समाज द्वारा होता है। यानी मैंने आपको पहली लाइन में बता दिया था, जब हम समाज के साथ अंतोक्रिया करते हैं तो हमारा मोरल डेवलपमेंट होता है। अब वो मॉरल डेवलपमेंट हमारा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, वो हमारी अंतोक्रिया के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस समाज में अपने अंतोक्रिया कर रहे हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ से 2 मोटे मोटे शब्द उठा लीजिए। कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया वो पियाजे से प्रभावित था और पियाजे से प्रभावित होने के बाद उसने बताया कि बच्चा जो है जन्मजात ये नहीं सीखता, वो समाज में अंतोक्रिया करता है, उससे मॉरल डेवलपमेंट को वो सीखता है या डेवलपमेंट करता है। इतनी बात पियाजे ने कही और उसके बाद फिर आ जाते हैं 3 अवस्थाएं और उनके 6 चरण। 3 अवस्थाएं और 6 चरण, ये इंपॉर्टेंट बात हमने आपको बताई है अभी तक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, उसने एक बहुत ही बेहतरीन कहानी बच्चों को सुनाई। कहानी क्या है मैं आपको बताता हूं। यूरोप की बात है, यूरोप में एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति की बीवी बहुत बीमार हो गई थी। ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनाई, लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे। उस व्यक्ति की बीवी बीमार हो गई थी, बीमार भी ऐसी जो लाइलाज बीमारी थी, बहुत ही मुश्किल चांसेस थे बचने के।
तभी उसको एक बात पता चलती है कि वहां पर एक जो फार्मासिस्ट है यानी दवाई बनाने वाला, उसने एक रेडियम के द्वारा ऐसी दवाई बना ली है जिससे उसकी बीवी ठीक हो सकती है। अब उसने जो है, उसके पास पैसों की कमी थी तो उसने आस पड़ोस से मदद मांगी। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। उसने आस पड़ोस से मदद मांगी तो लोगों ने जितनी उसकी मदद करी, उसको जो पैसे इकट्ठे करके दिए वो मात्र इतने थे कि उस जो दवाई बनी है उसका कॉस्ट निकाल दे। यानी जो फार्मासिस्ट या जिस दवाई बनाने ने उसको इजाद किया है, उस दवाई में लगने वाली कीमत ही उससे इकट्ठी हो पाई। वो उसके पास गया, उसने बोला कि ये पैसे ले लीजिए और मेरे को दवाई दे दीजिए। तो उसने बोला कि मैंने ये दवाई इजाद करी है पैसा कमाने के लिए, मैं इसको 10 गुना में बेचूंगा। कॉस्ट प्राइस पे तो बिल्कुल मैं कोई चैरिटी नहीं करने वाला, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पे तो मैं बिल्कुल नहीं बेचूंगा। तो ये बात उनकी वार्तालाप हुई। उसके बाद उसने बहुत गिड़गिड़ाया कि मेरी बीवी मर जाएगी, आप प्लीज मुझे दवाई दे दीजिए, मैं आपकी कॉस्ट प्राइस तो दे रहा हूं। लेकिन वो नहीं माना और वो यही कहता रहा कि मैं 10 गुना पैसे लूंगा। लास्ट में उसके पास कोई चारा नहीं था, उसने उसकी दुकान में तोड़फोड़ कर दी और तोड़फोड़ करने के उपरांत वो उसकी दवाई को चोरी करके भाग गया। तो यहां पर क्या रहा, उसने उसकी दवाई को जब मना कर दिया, उसने चोरी करी और वो चोरी करके दुकान भी तोड़फोड़ करके चोरी करके भाग गया। अब यह जो कहानी मैंने आपको बताई है, इससे 2 प्रश्न पूछे गए बच्चों से। एक तो बच्चों को दुविधा में डाला गया। दुविधा में क्या डाला गया होगा बच्चों को? दुविधा में यह डाला गया, क्या उसने चोरी करी के सही किया या गलत किया, यानी उसको चोरी करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। पहला प्रश्न तो ये था बच्चों के आगे। तो बच्चों ने अपनी एज ग्रुप के हिसाब से जवाब दिए और उनको उसने 3 कैटेगरी में डाल के 6 चरणों में विभाजित कर दिया। दूसरा उसने पूछा क्या ये सही है ऐसा करना या नहीं। तो एक बार तो दुविधा में डाला, डिलेमा में डाला, और दूसरी बार मॉरल रीजनिंग ली। रीजनिंग का मतलब तर्क लिया बच्चों से। तो दुविधा का आंसर दो और उसका तर्क दो। समझ गए? दुविधा का आंसर दो कि उसने चोरी करनी चाहिए थी या नहीं। अब दुविधा में है कि करे ना करे, मान लीजिए तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, तो बच्चों ने आंसर दिया नहीं करनी चाहिए थी या करनी चाहिए थी, ये दिया होगा 2, और फिर उनसे उसके तर्क मांगे और इसके हिसाब से उसने 3 कैटेगरी डिवाइड कर दी दोस्तों, और 3 कैटेगरी में 6 चरण डिवाइड कर दिए। अब आपको बड़े आराम से वो कैटेगरी और चरण समझ में आ जाएंगे अगर आपने, हिंज नाम था उसका व्यक्ति का, वो हिंज की कहानी अगर आपने सही से सुन ली होगी। तो ये कहानी है दोस्तों, मैंने लिख दी है, आप चाहो तो इसको आराम से पढ़ भी सकते हो, ठीक है। तो ये पूरी कहानी मैंने आपके लिए लिख दी है, हिंज, हिंज नाम था उसका, ठीक है। तो ये आपको पूरी कहानी आप आराम से पढ़ सकते हो। वैसे तो कहानी इंपॉर्टेंट नहीं है, कहानी के बाद के सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, 2 प्रश्नों का निर्माण किया, जो मैंने इंपॉर्टेंट है, 2 प्रश्नों का निर्माण किया जिसको उसने 2 भागों में विभाजित किया, जो इस प्रकार है। मैंने बताया था ना, पहला भाग क्या है, नैतिक दुविधा। बच्चे को दुविधा में डाल दो। दुविधा का मतलब जब उसके पास 2 रास्ते हों, इधर जाऊं या इधर जाऊं, तो वो अपने मन से, अपने मॉरल डेवलपमेंट से, कि उसका कितना नैतिक विकास हुआ है, उसके हिसाब से वो दोनों में से कोई एक रास्ता चुनेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए, मॉरल डिलेमा, इसको बोलते हैं मॉरल डिलेमा, उसने डिलेमा में डाल दिया, ठीक है। कोहलबर्ग के अनुसार कभी कभी हम सही और गलत के मध्य निर्णय लेने में जिन दुविधाओं या समस्याओं का सामना करते हैं उसे ही नैतिक दुविधा या मॉरल डिलेमा कहते हैं। यानी आपके पास रास्तों की दुविधा है कि इस वाले पे जाऊं या इस वाले पे जाऊं, क्या निर्णय लूं। जैसे उसके सामने रही होगी कि चोरी करूं या बीवी को मरने दूं, ये 2 ही रास्ते उसके पास रहे होंगे। प्रश्न देख लीजिए बच्चों से क्या किया गया। अगर हिंज चोरी नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी, और अगर वो चोरी करता है तो उसको पुलिस पकड़कर जेल में बंद कर देगी। उसको क्या करना चाहिए, यह सवाल मैं आपसे भी कर रहा हूं और बच्चों से कोहलबर्ग ने किया था। चलिए, इसका आंसर देखिए, आप व्यस्क के रूप में क्या दे सकते हैं। हम यही तो दे सकते हैं कि भाई चोरी करी, कोई बात नहीं, जान बचाने के लिए करी, कोई ऐसी चोरी जो किसी की जान बचाए, वो हम कहीं ना कहीं सही ठहरा देंगे अपने मॉरल डेवलपमेंट से। लेकिन जरूरी नहीं है बच्चा इस चीज को सही ठहराए। हर एज कैटेगरी के हिसाब से बच्चे का अलग आंसर हमें मिलेगा।
दूसरा, नैतिक तर्कना, यानी अब वो नैतिक तर्क लेगा, मॉरल रीजनिंग लेगा कि बताओ अगर तुम ये काम करोगे तो क्यों कर रहे हो, तुमने चोरी करी तो क्यों करी, या तुमने नहीं करी, बीवी को मरने दिया तो क्यों मरने दिया। तो हिंज ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए चोरी करने का फैसला किया, क्या यह फैसला सही था या गलत था। तो अब बच्चा मॉरल रीजनिंग में आ गया, वो तर्क देगा इसके पीछे कि सही था तो ये तर्क है, नहीं सही था तो ये तर्क है। चलिए दोस्तों, तो कहानी समझ में आ गई होगी आपको। अब कहानी से जो 3 कैटेगरी से उसने 6 चरण बांटे, वो आपको एकदम बड़े प्यार से समझ में आ जाएंगे, उसकी कोई भी टेंशन अब आपको नहीं होने वाली। देखिए, कोलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए तथा प्रत्येक में 2-2 अवस्थाएं बताई हैं, 2-2 अवस्थाएं हैं। कोलबर्ग का मानना था कि नैतिक विकास में इन अवस्थाओं का क्रम निश्चित होता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्रम निश्चित है, यानी ऐसा नहीं है कोई पहले आ जाएगी कोई बाद में आ जाएगी, नहीं। जब बच्चे की एज बढ़ रही है तो एज के साथ ही वो क्रम में आएगी, यानी अगर मान लिया 3 से 7 साल है तो 3 से 7 साल में पहले इसी क्रम में ऐसे बढ़ेगा, यानी मैच्योरिटी पहले नहीं आ जाएगी, या मॉरल डेवलपमेंट उसका 18 साल वाला 3 साल पे 4 साल पे नहीं होगा। यह क्रमबद्ध है, याद रखिएगा, क्रमबद्ध है, हमेशा सबका इसी क्रम से चलेगा, इसी क्रम से चलेगा। कोलबर्ग ने प्रत्येक स्तर में आत्मन सेल्फ तथा प्रत्याशाओं एक्सपेक्टेशंस के संबंध की अभिव्यक्ति की है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं कि क्या वो रहा होगा। देखिए, सबसे पहला जो पहला स्तर है वो है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर या पूर्व परंपरागत, आप इसको याद रख लीजिए, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पूर्व परंपरागत। ठीक है, प्री कन्वेंशनल लेवल, प्री कन्वेंशनल इंग्लिश में बोलेंगे, और पूर्व परंपरागत, परंपरागत आपको याद भी रहेगा। तो पहला हो गया पूर्व परंपरागत, इसके 2 चरण आएंगे, इसके 2 चरण आएंगे। ये 3 से 7 साल के बच्चों से सवाल पूछे गए, उसके आधार पे बांटे गए हैं, समझ गए। वो कहानी सुनाई गई होगी 3 से 7 साल वालों को, अब उस कहानी के अनुसार बच्चों ने क्या आंसर दिए, उसने 2 चरण में वो बच्चे बांट दिए, 3 से 7 साल वाले। पहला चरण क्या दिया उसने, दंड एवं आज्ञाकारी कारिता उन्मुक्ता, यानी दंड या आज्ञाकारी। तो जो बच्चा होगा वो आज्ञाकारी क्यों होगा, दंड ना मिल जाए इस वजह से, यानी बस उसका इतना ही लॉजिक है और कुछ नहीं है कि मुझे कोई पीट ना दे या पापा ना पीट दे, टीचर ना पीट दे, तो मैं ये काम कर लूं, होमवर्क कर लूं अपना बस, या मैं ये काम कर लूं ताकि मेरी पिटाई ना हो। दंड से बचने के लिए या पुरस्कार पाने के लिए, 2 ही चीज होती हैं, दंड से बचना या पुरस्कार पाना, बस उसकी लाइफ में यही चीज है इस उम्र में, इसके अलावा वो ज्यादा बुद्धि नहीं लगाता। उसका मॉरल डेवलपमेंट इतना ही हुआ है कि मैं या तो पुरस्कार पा लूंगा या दंड से बच जाऊंगा, ये उसका उस उम्र में आके मॉरल डेवलपमेंट हुआ है। लेवल 1 में पहला चरण में यही हुआ है। इसी के अनुसार कोहलबर्ग को उस कहानी के उत्तर मिले होंगे कि भाई जेल चला जाएगा, दंड मिल जाएगा, उससे बचो। ठीक है, तो यहां पर क्या है, अगर नियम नहीं माने तो दंड मिलेगा, अगर बच्चे ने नियम नहीं माने तो दंड मिलेगा। इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है, केवल सजा और आज्ञा पालन, यानी इनाम मिले या सजा मिले। बच्चों ने सोचा कि अगर हिंज ने चोरी की है तो उसे सजा मिलेगी, बस उनका तो यही है, जब उन्हें भी सजा मिलती है तो उसे भी मिलेगी, उन्हें चोरी की है। तो उन्होंने अपने हिसाब से आंसर दिए, और पहली जो लेवल था वो क्या बोला गया, पूर्व परंपरागत स्तर, उसमें पहला क्या था, उसमें पहला था दंड एवं आज्ञाकारी था। तो जो सबसे पहले लेवल का पहला चरण है वो है दंड एवं आज्ञाकारिता। ये आपको याद रखने पड़ेंगे नाम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये नाम आपको याद हो गए होंगे, दंड आज्ञाकारिता। चलिए दूसरा, इसी में दूसरा लेवल है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। इसका मतलब क्या है मैं समझा देता हूं। साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता के नाम से आपको याद आ जाएगा पहले चरण का, वो पहले लेवल का दूसरा चरण है ये। ठीक है, पहले लेवल का दूसरा चरण है। इसमें क्या होता है, जैसे को तैसा, यानी तुम मेरे साथ, बच्चा क्या सोचता है, तुम मेरे साथ जैसा करोगे मैं तुम्हारे साथ वैसा करूंगा, तुमने मेरी पेंसिल तोड़ दी मैं भी तुम्हारी पेंसिल तोड़ूंगा, तुमने मुझे मारा मैं भी तुम्हें मारूंगा। यानी उसका केवल इतना ही मॉरल डेवलपमेंट होता है कि तुमने मेरे साथ अच्छा किया मैं भी तुम्हारे साथ अच्छा करूंगा, यानी उसका केवल इतना डेवलपमेंट होता है। अगर तुम अच्छा कर रहे हो
तो वो भी अच्छा करेगा। इस अवस्था में जैसे को तैसा भी कहते हैं। भाई जैसे को तैसा कहा जाता है क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वह खुद भी करेगा। बस ये पहला लेवल का दूसरा चरण हो गया। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ी तो दूसरे बच्चे ने भी उसकी पेंसिल को तोड़ दिया। तो यहां से आपको पहले लेवल पे दोनों चरण समझ में आ गए होंगे। सवाल के आधार पर बच्चा क्या करता है, बच्चा ज्यादा दिमाग नहीं चलाता। पहले चरण में तो वो क्या करता है, केवल दंड से बचने के लिए, इनाम पाने के लिए अच्छा बनता है, कार्य करता है। और दूसरे वाले में जैसा तैसा, अगर सामने वाला अच्छा है तो बच्चा अच्छा बन के दिखाएगा और सामने वाला बुरा है तो बच्चा बुरा बन के दिखाएगा। वो सामने वाले के हिसाब से रिएक्शन देगा। ये दो हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं रूढ़िगत नैतिकता का स्तर या परंपरागत स्तर, यानी कन्वेंशनल। परंपरागत का मतलब कन्वेंशनल। तो अब आ गया कन्वेंशनल लेवल, 8 से 13 वर्ष। 8 से 13 वर्ष का आ गया कन्वेंशनल लेवल। यह दूसरा लेवल है, दूसरा स्तर है। दूसरे स्तर में भी दो ही चरण थे। अब बच्चा बड़ा हो गया है। कितना? 8 से 13 वर्ष वाला बच्चा थोड़ा समझदार है। हिंज की कहानी को समझो, वो क्या सोच सकता है, उस पे आधारित रहेगा इसका आंसर। बालक दूसरे के नैतिक मानकों को अपने में अंतरीकृत करते हैं, यानी दूसरे के मानकों के हिसाब से चल रहे हैं बच्चे। आप ध्यान रखिएगा, दूसरे के मानकों के हिसाब से बच्चा चलता है। इसमें अपना कोई मानक नहीं बनाया है। उन मानकों को सही गलत का निर्णय करते हैं तथा उस पर अपनी सहमति बनाते हैं। तो दूसरे के मानक, मान लीजिए आप बच्चे के पास गए, बोले बेटा ये कर दो या ऐसा होना चाहिए, तो वो आपके मानकों के अनुसार अपनी सहमति बनाएगा कि यस और नो। वो सहमति दो चरणों के हिसाब से बनाएगा। जो अगले दो चरण आ रहे हैं उस हिंज की कहानी के हिसाब से आप सोचिएगा उन दोनों चरणों को, तो वो भी बड़े आराम से आपको याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चा दूसरों की बातों पे सहमति बनाता है, यस और नो, अपना लॉजिक अभी नहीं लगा रहा है, तथा अपनी आवश्यकता के साथ साथ दूसरे की आवश्यकता का भी ध्यान रखता है। यहाँ पर क्या है, वो बच्चा थोड़ा सा दूसरे की, पहले वाला तो ईगो सेंट्रिक था, वो तो अहम केंद्रित एज थी, आपको भी पता है, पहले पढ़ाई आपने प्याजे में, उसका भला तो सबका भला। लेकिन यहाँ पर दूसरों का ध्यान रखता है। 8 से 13 वर्ष में बच्चा जा चुका है और थोड़ा थोड़ा उसका मॉरल डेवलपमेंट शुरू हो गया है। इसके दो चरण देखते हैं कन्वेंशनल के। कन्वेंशनल का पहला गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज और स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन। हर चीज अपनी पीठ थपथपाने वाले काम करेगा, हर एक आंसर उसी हिसाब से देगा कि आप उसकी शाबाशी दो। बस उसका इतना ही लेवल है इस चरण में कि वो शाबाशी लेने के लिए काम करेगा, कि आप उसको अप्रिशिएट कर दो, बढ़ाई कर दो उसकी कि बच्चा बहुत अच्छा है। बस तो आपने देखा होगा इस उम्र के बच्चों को बढ़ाई कर करके काम करवाया जाता है, क्योंकि वो इस एज में आके केवल यही सुनना चाहता है। कोलबर्ग का ने भी जो कहानियां सुनाई उसने उसमें भी यही चीजें दर्शाई। तो देखिए, उत्तम लड़का अच्छी लड़की कहलाना पसंद करते हैं, गंदे लोग चोरी करते हैं, दूसरे लोग आपको निष्कासित कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह के सवाल जवाब उनके आए, लॉजिक आए कि गंदे लोग चोरी करते हैं, गुड बॉय गुड गर्ल बनना चाहते हैं, वो बैड बनना ही नहीं चाहते, तो उनके हिसाब से चोरी एक गलत है, आप उसको कहीं सही नहीं ठहरा सकते। उनका एंड रिजल्ट कि भाई उसकी वाइफ मर जाएगी या नहीं, उनमें उससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो जो है केवल उनका था चोरी नहीं करनी है, गुड बॉय गुड गर्ल बनना है। अच्छा बनने की कोशिश करते हैं और दूसरों को दिखाते हैं कि हम अच्छे हैं। मेन उनका रीजन होता है अच्छा बनने के लिए दूसरों को दिखाना। कोई काम ऐसा भी हो सकता है कि वो नहीं करना चाहते हो, लेकिन दूसरों को अच्छा दिखाने के लिए वो कर देते हैं उस काम को। तो ये वाली स्टेज रहती है दूसरे स्तर का पहला चरण, गुड बॉय एंड गुड गर्ल। तो उन्होंने क्या कहा होगा हिंज के केस में, ये कहा होगा कि नहीं चोरी करना गलत है। सभी एज ग्रुप वालों ने यही बोला होगा, तभी तो उसने उसको एज ग्रुप में बांटा कोलबर्ग ने। अब आ जाओ स्टेज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ऑफ मेंटेनिंग देयर सोशल ऑर्डर, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, यानी जो समाज ने लॉ बना दिए हैं, जो समाज ने कुछ रूल बना दिए हैं, वो फॉलो करने हैं। ठीक है, उनको आप फॉलो, मजाल है जो इनसे कह दो कि ये तोड़ दो, ये नहीं तोड़ेंगे, ये समाज के सरकार के रूल से बिल्कुल आगे नहीं हटेंगे, रूल है तो है, ये इनका मानना होता है।
इसका सबसे सरल एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लो इनको पता चल गया कि भाई मान लो 13 साल का बच्चा है कि आगे रेड लाइट पे एक्सीडेंट हो गया रिलेटिव का, पिताजी का, इसके बच्चे के, तो ये रेड लाइट तोड़ के नहीं जाएगा, ये कहेगा मैं सरकारी रूल का पालन करूंगा, बाद में बचाने जाऊंगा, पहले रेड लाइट पे वहीं खड़ा रहेगा। इस कैटेगरी के बच्चे हैं ये, इतना मॉरल डेवलपमेंट इनका हुआ है। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, जो सामाजिक व्यवस्था है उसके प्रति ये बहुत सम्मान करते हैं। रेस्पेक्ट टू द सोशल सिस्टम, कानून का पालन करना, जैसे चोरी करना पाप है तो दवाई की चोरी नहीं करनी थी, इन्होंने भी, इस एज ग्रुप वालों ने मना किया होगा कि नहीं भाई चोरी नहीं करनी है, कुछ भी कर लो, वाइफ मर जाए हिंज की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये वो अपनी उस सिचुएशन में चोरी नहीं करते। तो समझ में आ गया होगा, 8 से 13 साल का बच्चा मना ही कर रहा है कि नहीं चोरी गलत है। ठीक है, इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है कि नहीं सामाजिकता को बना के रखो, जो कानून बने हैं उसका फॉलो करो, वो गलत है अगर आप फॉलो नहीं करोगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, जैसे रेड लाइट पार करते हैं, उसके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया तो आप रेड लाइट को तोड़कर बचाने नहीं जाएंगे, पहले ग्रीन होने का इंतजार करेंगे फिर जाएंगे बचाने। तो इतना लेवल है इनका कानूनी कि भाई ये इस लेवल का फॉलो करते हैं रूल। तो दूसरे स्तर का दूसरा चरण कानून फॉलो करता है, सोशल रूल को फॉलो करने वाले सब ने वही आंसर दिए अधिकांश। अब अगला आता है दोस्तों, देखिए अगला क्या है, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर या उत्तर परंपरागत स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल। अब ये अपने कन्वेंशनल तरीकों से ऊपर उठ गए हैं, ये वो रूढ़िवाद सोच से आगे हट गए हैं, बच्चा बड़ा हो गया है अब, यानी 13 से ऊपर वयस्क वाली इसमें आ रहा है, यानी एडोलसेंस वाली उम्र में जा रहा है, किशोरावस्था में जा रहा है। अब देखो वो कितना चेंज आता है। अब इन उम्र के बच्चों से जब वो सवाल करे गए तो इन्होंने कहा रूल तोड़ दो, रूल तोड़ दो, रूल अगर किसी की जान बचाने के लिए रूल टूटता हो तोड़ दिया जाए। अब ये उस स्तर पे आ गए एकदम से। देखिए नैतिकता खुद से डिसाइड करते हैं ये अपने हिसाब से, अगर इन्हें लगता है कि चीज अच्छे के लिए है तो वो चीजों को तोड़ दो, रूल को तोड़ दो। तो ये रेड लाइट पार करके बचाने चले जाएंगे अपने पेरेंट्स को, अगर उनका एक्सीडेंट हो गया ये नहीं देखेंगे कि रेड लाइट है या नहीं है, क्योंकि ये रूल अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। मोरालिटी सबसे हाई लेवल पर होती है, इनमें मोरालिटी सबसे ज्यादा होती है, यानी दूसरों की मदद करने की इच्छा इनमें सबसे प्रबल होती है। ये अपनी जान देकर भी दूसरों की मदद करने की कोशिश में कहते हैं, तभी तो कहते हैं ना युवा, यानी जो किशोरावस्था है इसमें लड़ने भिड़ना, दूसरों के लिए लड़ जाना, दोस्तों के लिए लड़ जाना, ये सब चीजें आम है इसमें। क्यों आम है? क्योंकि उनका ऐसा हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं उनके अंदर कि वो अब मॉरल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हाई लेवल हो गया है उनका। ठीक है, वो हर चीज को मोरालिटी से देखते हैं। कोई बुजुर्ग आदमी होगा, उसको कोई गलत कर रहा होगा तो भिड़ जाएंगे वहां जाके, बहुत हाई रहता है इसमें। ठीक है, इसमें निर्णय खुद से लिए जाते हैं। अभी तक थोपे जा रहे थे, बड़ा थोप रहा था, यहां खुद कि समाज के जरिए कि क्या सही है और क्या गलत, खुद से निर्णय लेंगे कि क्या सही है। अब ये सामाजिक रूल पे इतना ध्यान नहीं देंगे। तो दोस्तों समझ में आ गया, अब तक समाज का तो और क्या नाम है सोशल रूल को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे थे बच्चे, एकदम 13 प्लस होते ही क्या करा, माई लाइफ माई रूल, वो वाला हिसाब कर दिया इन्होंने। तो वो जो बोल लिखते हैं बच्चे आजकल माई लाइफ माई रूल, वही वाला इन्होंने कर दिया। तो यहां से याद रहेगा 13 प्लस होते ही इन्हीं की लाइफ और इन्हीं के रूल। चलिए इसकी दो अवस्थाएं देख लेते हैं। ठीक है, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। तो सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, जो समाज के अनुबंध हैं जो लगाए गए हैं उनसे कैसे ये रिएक्ट करेंगे, उनके प्रति क्या उन्हें तोड़ देंगे, मानेंगे नहीं मानेंगे, वहां से आपको याद हो जाएगा सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था और अपने स्वयं के अधिकारों में बैलेंस। सामाजिक व्यवस्था और अपने में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बैलेंस रखते हैं, यानी इनके अधिकार और समाज की व्यवस्था अगर सही चल रही है, इनके अधिकार मान रही है, तो ये बैलेंस रखेंगे, कोई बात नहीं, चलते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल समाज का रूल भी फॉलो करेंगे और अपना भी सामाजिक जो इन्हें कार्य करना है वो करते रहेंगे। लेकिन जब आए दोनों आमने सामने कि मान लीजिए इनका जो सामाजिक व्यवस्था है, ठीक है, यानी स्वयं के जो अधिकार हैं और सामाजिक व्यवस्था जब आमने सामने आ गई, तब ये लड़ जाएंगे।
तब ये लड़ जाएंगे, ये मानेंगे अपनी, ये मानेंगे अपनी, ये सामाजिक व्यवस्था को तोड़ देंगे। फिर नहीं, हम नहीं मानते, उम्र ही ऐसी है इनकी। कानून और नियमों का लचीलापन, ये कानून और नियम अपने हिसाब से मोड़ लेते हैं कि नहीं हमने सही करा, इतना तो हमें बनता है, रेड लाइट तोड़ दी, पिताजी बचाने थे, जरूरी था, तो इनको ये चीज में कोई गलत चीज नहीं दिखाई देगी कि रेड लाइट तोड़ी, वो रूल फॉलो नहीं करा, ये कहेंगे नहीं करना चाहिए था उस समय। जबकि इससे पहली उम्र का बच्चा होता वो 100% कहता जी रूल फॉलो करना चाहिए। अगर नियम से नुकसान होता है तो नियम तोड़ दो, नुकसान हो रहा है तो तोड़ दो भाई, सीधी बात है। इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए हैं, नियम लोगों के भले के लिए हैं। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियम को तोड़ देना ही, ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। किसी का नुकसान हो रहा है तो नियम को तोड़ दो। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती है तो नियम तोड़ दो, सिंपल सी बात। ये बात समझ में आ गई होगी। बच्चा बड़ा हो रहा है तो सामाजिक, अपनी समाज की व्यवस्था और जो उसको अपने मन में है उनके अगेंस्ट आ जाएगा वो, अगर उसके मन की बात नहीं होगी तो। अब आया आखिरी, तीसरे लेवल का आखिरी चरण है, समझ में आ गया हो आपको सारे चरण। सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुखता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। यूनिवर्सल एथिक, यूनिवर्सल एथिक का मतलब है जो इस पूरे समाज में एथिक्स बने हुए हैं, कुछ अच्छे सुविचार बने हुए हैं, उनके लिए इनका क्या वो रहेगा, वो देखते हैं कि भाई ये उसको फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, वो देखते हैं। इस अवस्था में सार्वभौमिक नैतिक नियम को महत्व दिया जाता है, सार्वभौमिक नैतिक नियम को यह देते हैं। किशोर स्वयं ही नैतिक नियम का महत्व देते हैं तथा अपनी निंदा से बचने का प्रयास करते हैं। अब जब इस स्टेज में आ गए तो ये जो यूनिवर्सल एथिक्स बने हुए हैं, जो यूनिवर्सल सामाजिक रूप से एथिक्स बने हुए हैं कि ये अच्छा करना चाहिए, तो ये वो इसलिए करते हैं ताकि कोई इनकी निंदा ना करे। अब ये दूसरे चरण में इस प्रकार से हो गए हैं कि इनकी निंदा ना हो, इस प्रकार का ये काम करेंगे। स्वयं नियम बनाना, मैं भूखा रहूं दूसरा खा ले, इस प्रकार का, यानी इनमें एक तरह से ऐसी भावना जाग गई परोपकार वाली, परोपकार कर दो दूसरे पे। अगर चोरी नहीं करता तो कहीं अधिक मूल्य चुकाना पड़ता, कि भाई अगर चोरी नहीं करता तो उसकी वाइफ मर जाती, वो बहुत ज्यादा मूल्य होता। तो इनके एथिक्स जाग गए। एथिक्स जागने का मतलब है यूनिवर्सल एथिक्स कि भाई जान बचानी सर्वोपरि है, तो पहले जान बचाओ, रूल टूटता है तोड़ दो। ये एक इनके एथिक्स हैं। इनमें थोड़ी सी, यानी समझ लीजिए हीन भावना भी जाग गई। हीन भावना नहीं, इसको ये बोलेंगे कि इनमें दूसरों के प्रति प्रेम, दूसरों के प्रति प्रेम की जान लगा देंगे, ये भी जाग गया। तो ये इस वाली कैटेगरी में अब आ चुके हैं। इसमें किशोर दूसरे के विचारों से नहीं बल्कि खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करते हैं। अपने मानक बना लिए अब, ठीक है। अब ये गुड बॉय गुड गर्ल वाली नहीं, अपने मानक, मेरे मानक हैं, मैं उनके हिसाब से कार्य करूंगा, सामाजिक मानक नहीं। इसमें किशोर दूसरे के फायदों के लिए अपनी जान तक पे भी खेल सकते हैं। यानी ये इतने परोपकारी हो जाते हैं कि लड़ भिड़ जाएंगे दूसरों के लिए, लड़ भिड़ जाएंगे दूसरों के लिए। तो दोस्तों, ये आपने नोट कर लिया होगा, उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया क्लास चल रही होगी। ये देखिए डायग्राम मैंने बना दिया है, अवॉइडिंग पनिशमेंट, सेल्फ इंटरेस्ट, गुड बॉय एटीट्यूड, लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और प्रिंसिपल्स। ये आप डायग्राम नोट कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया डायग्राम है। यहां पर हमारा कोलबर्ग खत्म हो जाता है। अब दोस्तों हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन आंसर की। तो यहां हमारा कोलबर्ग है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चंस करते हैं बहुत जल्दी से, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। क्वेश्चंस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कि मैंने 100, 150, 200 क्वेश्चंस पहले बनाए, फिर उसमें से 30-40 जो बहुत बेस्ट क्वेश्चन है वो निकाले। बाकी मैं आपको पीडीएफ के रूप में दे दूंगा, लेकिन ये बेस्ट मुझे यहीं कराने थे, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं ये। पियाजे सिद्धांत में प्री ऑपरेशनल, प्राक संक्रियात्मक चरण की आयु क्या है? अब प्री ऑपरेशनल, पहला था सेंसरी मोटर, दूसरा था प्री ऑपरेशनल। तो अब आप यहां से खुद से बता दीजिए कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से। जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों, कितनी होनी चाहिए?
तो देखिए जन्म से 2 वर्ष तो उसका सेंसरी वाला चलेगा, तो 2 वर्ष से ज्यादा पे जो हो जाएगा उसका प्री ऑपरेशनल वाला होगा, यानी 2 से 7 वर्ष। अगला ही तो है प्री ऑपरेशन, प्राक संक्रियात्मक, 2 से 7 वर्ष इसका उत्तर हो गया। तो समझ में आ गया होगा, तो आपको पता भी होगा, हमने आपको बता रखा है। और नहीं तो आप मेरी फटाफट से प्याजे और वाइगोस्की वाली क्लास देख लो और फिर इन क्वेश्चन को लगाने बैठना, तीनों क्लास देख के, और आपसे क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे। चलिए, प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक विकास का तीसरा चरण है? पहला सेंसरी मोटर था, दूसरा प्री ऑपरेशनल था, तीसरा क्या था बताइए? प्री ऑपरेशनल के बाद कंक्रीट ऑपरेशनल, चौथा था फॉर्मल ऑपरेशनल। तो कंक्रीट वाला जिसमें हमने पढ़ा था ठोस संक्रियात्मक, तो देखिए ये तो चौथा है फॉर्मल वाला, ये दूसरा है, ठीक है, और ये पहला है, और ये वाला कौन सा हो गया? ये तीसरा है, ये तीसरा है। यही बताए थे हमने 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यूपी टेट का सवाल है, आपको पता है, चुटकियों में आप करोगे, आगे बढ़ोगे। कौन सा पूछा है उसने हमसे तीसरा पूछा है, तीसरे को टिक कर दीजिए, ये लीजिए। हमारी क्लास जरूर देख लेना, सवाल आपसे ये यूपी टेट का आया, मैंने नहीं बनाए हैं। बहुत से तो लोग क्या करते हैं, अपने बनाए हुए सवाल, अपना ही कंटेंट, अपने ही सवाल ले आते हैं। मैं एक भी सवाल अपना बनाया हुआ नहीं लाऊंगा, कंटेंट मेरा, सवाल यूपी टेट और सी टेट के, मेरे कंटेंट पे ही आप सारे सवाल कर दोगे, ये पक्का है। प्याजे मुख्यतः अध्ययन के लिए जाना जाता है। अब प्याजे जी कौन से अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, आप ये मुझे बता दीजिए? भाषा विकास, या फिर यौन विकास, या ज्ञान संबंधी विकास, या सामाजिक विकास, बता दीजिए दोस्तों। तो देखिए ज्ञान संबंधी विकास, क्योंकि ये भाषा वाला तो वाइगोस्की हो गया, यौन विकास भी हमने नहीं पढ़ा कि भाई उसने बताया हो, और सामाजिक विकास सोशल वाइगोस्की, तो ज्ञान संबंधी बचता है ऑप्शन। कई बार ऐसा ऑप्शन होता है कि आप ऑड वन आउट से ही निकाल देते हो, ठीक है दोस्तों। तो 2016 का सवाल था, बहुत आराम से आपसे हो गया। चलिए, विकास का कोलबर्ग सिद्धांत किससे संबंधित है? अब बताइए, आपको पता है बार बार मैं बोल रहा हूं मोरल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, यही तो पढ़ा है अभी। मोरल डेवलपमेंट नैतिक विकास से संबंधित है, बड़े आराम से आप इसको कर दोगे। बहुत आराम से आपसे सवाल हो रहे हैं, यूपी टेट के हैं, यूपी टेट की हम आपको तैयारी करा रहे हैं और चुटकियों में आप उसके सवाल कर रहे हो, तो क्या ही टेंशन लेनी है आपने, बस वीडियो देखते रहो हमारी। कोलबर्ग के अनुसार नैतिकता किस स्तर पर बाह्य रूप से नियंत्रित होती है? बाह्य रूप से नियंत्रित तो जब होती है जब वो बड़े हो जाते हैं, आपको मैंने बताया था। तो उत्तर परंपरागत स्तर पे क्या होता है दोस्तों? बाह्य रूप से हो जाती है, ये मैंने आपको बताया था। बताइए, इसको आप टिक कर लीजिए, बाह्य रूप से नियंत्रित। ओ, बाह्य रूप से नियंत्रित होती है? नहीं होती है, नहीं होती है, कहा आएगा दोस्तों बाह्य रूप से? तो इसका उत्तर हो गया पूर्व परंपरा, ठीक है, पूर्व। बाह्य रूप से, बाहरी रूप से, क्योंकि उत्तर परंपरागत स्तर में तो बच्चा अपने रूल बना लेता है। मैंने बताया था ना, माई लाइफ माई रूल, ये याद रखना, माई लाइफ माई रूल, ये तो अपने, ये कहां किसी के काबू में आने वाला है, ये नहीं आएगा। पूर्व पारंपरिक चरण, यहां पर क्या है, बच्चा बाहर से, बताया था ना आपको कि दूसरे के एथिक्स को बढ़िया मान लेगा, और गुड बॉय, गुड वाला, गर्ल वाला, वो वाला था ये, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला है हमारा उत्तर इसका, कि बाह्य रूप से नियंत्रित होती है पूर्व पारंपरिक चरण में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव। अब देखिए जीन पियाजे ने क्या बताया, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। मुझे सही लग रहा है, होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। भाई जब गुणात्मक होती है तो पहले वाला ज्यादा बढ़िया है, तो पहले वाला लगाऊंगा मैं, दूसरे वाला क्यों लगाऊंगा? यानी मेरे को जब 2 ऑप्शन एक से मिल रहे हैं तो जो बेटर वाला है वो लगाओ। जब आपको 2 ऑप्शन एक से मिल रहे हो तो जिसमें अच्छा मैसेज जा रहा हो, पॉजिटिव, वो लगाएंगे हम। याद रखिएगा, सी टेट का सवाल होगा। हाँ, सी टेट पार करना बहुत आसान है। सी टेट का मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव आंसर, बस इतना याद रखो। सी टेट का मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव आंसर, जो बच्चों के लिए मैक्सिमम फेवरेबल आंसर होगा। आपके हिसाब से नहीं, बच्चे के हिसाब से सोचो।
टीचर के हिसाब से नहीं, जो बच्चों के लिए फेवरेबल होगा वो लगा दो, आपका सीटेट तो निकल जाना है। बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, ठीक है, ये वही वाली बात है, बेहतर भी होती है लेकिन बेहतर तो होगी ही नहीं, भिन्न होगी। भाई हम नहीं कह सकते ना श्योरिटी से कि बेहतर होगी, तो ये भी नहीं हो सकता। मात्रात्मक, सोच को मात्रा में तो नाप ही नहीं सकते। सोच को मात्रा में कैसे नाप लोगे? सोच को मात्रा में नहीं नाप सकते। तो यहां पर ही हमारा क्वेश्चन हो जाता है। अब देखिए इसमें मैंने कोई थ्योरी नहीं लगाई, मैंने इसको बड़े आराम से जनरल नॉलेज लगा के सॉल्व कर लिया। ऐसे क्वेश्चन को मैं जीके के क्वेश्चन बोलता हूं, ना कि इसको सीडीपी के। ये जीके के सवाल हैं। सीटेट में ज्यादातर जीके वाले सवाल ही आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं, ठीक है, अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहते हैं? सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं, यानी विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं। तो स्केमास की बात कर रहा है। तो जब स्केमास की बात करेगा तो इक्विलिब्रेशन आपका आंसर आएगा, साम्य धारण पढ़ाया था। दोनों के बीच में जो है वो क्या करता है? संतुलन बना के रखता है। क्या बना के रखता है? संतुलन। आप मेरी क्लास देखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या बना के रखता है? संतुलन। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा साम्य धारण। संरक्षण का मतलब आपको पता है, एक दो गिलास लीजिए, ठीक है, और एक दोनों सेम मात्रा के पानी के होने चाहिए। एक को मैं थोड़े लंबे गिलास में डाल दूं, एक को तो मैंने लंबे गिलास में डाल दिया और एक को चौड़े गिलास में डाल दिया। तो यदि बच्चा बता पा रहा है कि दोनों में सेम पानी है, तो संरक्षण यानी कंजर्वेशन वो जानता है। आप मात्रा को इधर उधर कर दोगे तो वो जान जाएगा कि मात्रा तो सेम थी, इसने पात्र बदला है केवल, तो वो संरक्षण वाले में है। लेकिन इक्विलिब्रेशन का मतलब है संरचनाएं, मनोवैज्ञानिक संरचनाएं। तो ये आएगा हमारा संतुलन। ये इसका उत्तर हो गया दोस्तों। बाकी और हम पढ़ेंगे भी नहीं जब हमें उत्तर ही मिल गया। तो बहुत ही आराम से आप कर पा रहे होंगे। तो निम्नलिखित में कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? बता दीजिए कौन सी अवस्था है। मैंने अभी आपको इतनी सारी बताई, ये वाली है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। सामाजिक, भाई ये तो हो ही नहीं सकती। संक्रियात्मक ये पियाजे की है, और ये प्रसूति अवस्था ये है ही नहीं, तो यही होगी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तो दोस्तों ये बहुत आराम से आपसे सवाल हो जाएंगे, इसकी टेंशन ना लीजिए। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यक पड़ने पर सहयोग प्रदान करना। सहयोग, ये तो वाइगोस्की की बात कर रहा है, मैं बता रहा हूं वाइगोस्की की बात हो रही है यहाँ पर। और वाइगोस्की ने क्या करा था? सहयोग को क्या बोला था? पाड़ या स्कैफोल्डिंग या ढांचा। आपको याद है? मेरे वो देख लीजिए वीडियो, तुरंत याद आ जाएगा। ऐसे सवाल में तो मैं ऑप्शन भी नहीं पढ़ूं और डायरेक्ट टिक कर दूं पाड़। लेकिन फिर भी आपको चार ऑप्शन पढ़ने चाहिए। सी टेट में आए, यूपी टेट में आए, मेरा यही कहना है चारों ऑप्शन पढ़ के बेस्ट आंसर दो। जल्दबाजी करोगे तो गलती होने के चांसेस हमेशा बने रहेंगे। चलिए, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सी जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? मूर्त कंक्रीट सोच वाला, कंक्रीट कंसेप्ट। तो कंक्रीट कंसेप्ट कब आ गया दोस्तों? मैंने आपको बताया था, अभी ग्लास वाला एग्जांपल दिया था, पानी वाला। दो बर्तनों में बराबर है, आप उसको एक बड़े बर्तन में डाल दीजिए और एक ऐसे फैले हुए पात्र में डाल दीजिए, तो बच्चा पहचान लेगा, लॉजिक लगा सकेगा। लॉजिक जब बच्चा लगा जाए, संरक्षण जब कर सके, तो समझ लो उसकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आ गई है। तो इसका आंसर जहां आपको संरक्षण दिख जाए वहीं टिक कर देना, संरक्षण में आ जाएगा। या कक्षा समावेशन तो इसके साथ हमने ऑप्शन में जोड़ दिया, संरक्षण इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कंक्रीट सोच के साथ ही बच्चा ऐसा सोच सकता है, वरना वो नहीं सोच सकता। अब और ऑप्शन भी देख लेते हैं। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, ठीक है, साध्यात्मक विचार, ठीक है, अस्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व, प्रतीकात्मक खेल, विचारों का अनुक्रमणीयता। देखिए सारी ऑप्शन सही लगते हैं। सीटेट के सवालों में यही दिक्कत आती है, कभी कभी आपको सारे ही ऑप्शन सही लगेंगे,
लेकिन दोस्तों टफ सवाल भी करने हैं, जरूरी हैं, तो इसलिए मैंने आपको याद दिला दिया संरक्षण। जब कंक्रीट बात आए तो संरक्षण की बात आप जरूर देख लेंगे एक बार। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में कौन सी पियाजे की संरचना है? तो पियाजे की संरचना इसमें से कौन सी हो सकती है? आपको पता है, स्कीमा। पियाजे जाना ही स्कीमा के बारे में जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? स्कीमा हो जाएगा। और बताइए, आसान सवाल चल रहे हैं बिल्कुल, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं आ रही होगी आपको। आगे बढ़ते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण, संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण लेव वाइगोस्की आ गया। सोशल कल्चरल थ्योरी, सामाजिक अन्योन क्रिया, संतुलन, उद्दीपक, अनुक्रिया, ये सब किसी और के। वाइगोस्की का क्या था? सामाजिक अन्योन क्रिया। देखते ही आप टिक कर दोगे, देखते ही टिक कर दोगे। सवाल को पढ़ने से पहले टिक हो जाना चाहिए। इतना बढ़िया कंसेप्ट लेके आया हूं आपके लिए। आगे बढ़ो। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ईश्वरीय न्याय, विश्वास। भगवान तो सबके साथ ही है, लेकिन जीन पियाजे ने नहीं कहा ये बात। ठीक है, शिक्षक और माता पिता, शिक्षक और माता पिता भी एक ऑप्शन अच्छा है, ले सकते हैं। शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण एवं सक्रिय खोजबीन, ये इससे बेटर है, मैं इसको लिखूंगा, क्योंकि जब वो एक्सपीरियंस से अपने आप, अपनी मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस, पियाजे ने दो ही चीज तो बोली थी। क्या बोली थी? एक तो मैच्योरिटी और प्लस एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस बच्चा कहां लेगा? अपने एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में तो लेगा, यानी जो उसके आसपास की चीजें वहीं तो एक्सपीरियंस लेगा। इसका मतलब शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, बिल्कुल सही और परफेक्ट उत्तर है इसका। वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन भी उत्तर हो सकता है, लेकिन मैंने बताया सीटेट में जब सेम से सवाल आते हैं तो बच्चों के लिए जो बेस्ट होता है आपको वो चुनना होता है। ये गलत नहीं है, आपने बेस्ट चुनना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संतुलन बनाए रखने के लिए स्कीमाओं को समायोजित करने, हटाने और नए स्कीमा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए, नए स्कीमा भी बनाने हैं, समायोजित भी करने, हटाने और नए स्कीमा, तो इसको बोलते हैं हम अनुकूलन। अनुकूलन, स्कीमा निर्माण का कोई शब्द पियाजे ने नहीं दिया है, तो इसलिए ये कंफ्यूज करेगा। स्कीमा निर्माण आप कह दोगे, अरे स्कीमा निर्माण नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऐसे सवाल आपका बेवकूफ बनाने के लिए आ जाते हैं, बच्चा तुरंत इसे टिक कर देगा। जब वर्ड ये स्कीमा निर्माण करना नहीं, अनुकूलन। जब हमें तर्क ये दिया गया, हमें बताया गया अनुकूलन पियाजे ने, तो हम वही पढ़ेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों, बहुत आराम से। आगे बढ़ते हैं। चलिए, निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया? निज भाषा किसने करा था? वाइगोस्की। देखते ही टिक करोगे हमारे सवालों को। निज भाषा, और मेरे बनाए हुए सवाल नहीं है, सब आए हुए हैं। निज भाषा शब्दावली किसने दी थी? यानी प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच, सोशल स्पीच, सब किसने दिया था? सब के सब वाइगोस्की ने दिए थे। तो कोई भी सवाल आ जाए आप वाइगोस्की लिखोगे इसमें। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने समवयस्कों के साथ डैश करके बहुत ही कुछ सीखते हैं। तो बताइए क्या करेंगे? मारपीट तो कर ही नहीं सकते, प्रतियोगिता भी नहीं कर सकते, अंतःक्रिया नहीं की जा सकती। देखो, अंतःक्रिया इंटरेक्शन होता है, अनुकरण अच्छा आंसर है। अनुकरण करेंगे ना अपने समवयस्कों के साथ। अंतःक्रिया तो हम किसी एटमॉस्फेयर के साथ करें, सोशल उसके साथ करें, समाज में यानी कल्चर के लिए करें, लेकिन अंतःक्रिया शब्द हम किसके साथ यूज नहीं कर सकते? समवयस्कों, लोगों को तो हम अनुसरण कर सकते हैं या अनुकरण कर सकते हैं। चलिए, एक बच्चे की भाषा में विकास में दूसरे के साथ संप्रेक्षण एक महत्वपूर्ण कारण है। यह कथन किसका है? जब भाषा की बात हुई, बच्चे की भाषा, तो तुरंत समझ जाना वाइगोस्की भैया हैं ये। बच्चे की भाषा के विकास दूसरे के साथ, तो तुरंत वाइगोस्की ढूंढो और लगा दो। बच्चे की भाषा यानी सीधा सीधा आपको ये जाना चाहिए वाइगोस्की भैया ने ऐसा। सवाल देखते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? नहीं पे ध्यान देना है, नहीं करेगा। तो देखिए, पियाजे के अनुसार भाषा तो बिल्कुल करती है, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, परिपक्वता, मैच्योरिटी भी करती है,
और क्रियाकलाप यानी जो आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, डेली वर्क कर रहे हैं, वो भी करता है। अब इसमें देखिए ऑड वन आउट हो जाएगा, इसका मतलब क्या नहीं मिलेगा, सामाजिक अनुभव। तो यही उत्तर रहेगा हमारा, सामाजिक अनुभव। तो कई बार क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं आप ऑड वन आउट से। अगला सवाल देखते हैं जल्दी से। देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। देखिए, सीटेट के सवाल में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बेस्ट पॉजिटिव आंसर चुनना होता है। यहाँ पर 4 चीजें लिखी हुई हैं, उसमें से बेस्ट आप अपने आप चुन लेंगे। देखिए कैसे, विकास अधिगम से के स्वाधीन है, बिल्कुल नहीं, स्वाधीन ये नेगेटिव सेंस दे रहा है। अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं, बिल्कुल सही है, दोनों पैरेलल चल सकती हैं, ये बिल्कुल हमारा सही है। विकास प्रक्रिया अधिगम के पीछे रह जाती है, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसको भी नहीं मानेंगे। विकास अधिगम का समानार्थक है, नहीं, अर्थ नहीं है बराबर, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और पैरेलल चलती हैं, एक साथ चलती हैं बच्चे की लाइफ में। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो गया दोस्तों, बी ऑप्शन टिक हो गया। तो कई बार क्वेश्चन जीके का बन जाता है, सीडीपी का नहीं रहता। आप बड़े आराम से ऑप्शन से हटा के बेस्ट पॉजिटिव ऑप्शन चुन सकते हो। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देखिए, कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होता है या होगा। देखिए, पूर्व की बात कर रहा है, पूर्व परंपरागत केवल दंड से, पुरस्कार एवं दंड। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, नहीं तो आप क्लास देखिए, क्या है दंड। तो जब भी आपको दंड दिख जाए तो समझ जाइएगा पूर्व परंपरागत में बच्चा वह किसका करता है, दंड का। बाकी सारी गलत हो जाएंगी, केवल यही बेस्ट ऑप्शन रहेगा, इसको आप चुन लेंगे। आगे बढ़ेंगे और बड़े आराम से। चलिए, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव। मैंने आपको बताया था वर्तमान में ही बदलाव करना है। एक ही कमरे में कई किराएदार ठहराने को क्या बताया था, जल्दी से प्याजी वाली थ्योरी देख लीजिए वीडियो में जाके, क्या बताया था, आत्मसातीकरण। ठीक है, यदि आप एक उसी में ही एडजस्ट कर रहे हो स्कीमा में, डिफरेंट चीजें एक में ही चेंज करा रहे हो, तो आत्मसातीकरण कहलाता है। बहुत ही आराम से आपसे सवाल होते जा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, चुटकियों में सवाल करो और आगे बढ़िए। देखिए, मानसिक संरचना है, फिर से स्कीमा की बात करी है उसने। मानसिक संरचनाएं जिनका जनरलाइजेशन हो सकता है, उसमें चेंजेस हो सकते हैं, वो क्या है, पहले स्टेटमेंट से समझ में आ रहा है, स्कीमा की बात कर रहा है। जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए प्याजे ने किस शब्द पद का प्रयोग करा, मैंने क्या बताया, स्कीमा। अब देखिए, जीन नहीं होगा, परिपक्व प्रखंड बिल्कुल नहीं होगा, प्रखंड देख के ये मत लगा दीजिएगा, स्कीमा यही होगा ऑप्शन। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वीडियो में कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, ये ऑप्शन सी होगा। बहुत जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ऑप्शन पढ़ो, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर नेगेटिव स्टेटमेंट का बिल्कुल नहीं लगाना है। आगे बढ़िए, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, बिल्कुल नहीं, शिक्षक का काम ये नहीं है कि किसी बच्चे की धार्मिक शिक्षा के अनुसार उसको बताए। व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम भी हो सकता है, लेकिन दूसरा भी पढ़ लीजिए, बेस्ट पॉजिटिव कौन सा होगा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। यह बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोहलबर्ग ने किसकी बात करी, नैतिक की बात करी थी, मॉरल कल्चरल मॉरल थ्योरी की थी। तो यही ऑप्शन रहेगा दोस्तों, ये नहीं होगा। तो आपको डी ऑप्शन मिल गया है। ये भी एक तरह से जनरल नॉलेज का सवाल था, कोहलबर्ग और नैतिक से ही आप समझ जाओगे और तुरंत आगे बढ़ जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वकेंद्रित, ईगोसेंट्रिक, दोस्तों इसको मेरे को बताने की जरूरत है, ईगोसेंट्रिक बच्चा कब होता है। देखिए, जन्म से 2 वर्ष तक तो बिल्कुल नहीं होता ईगोसेंट्रिक। कब होता है, जब 3 वर्ष का हो जाता है, तब उसमें अहम जा जाता है कि ये भी मेरा, ये भी मेरा, और अपने पे ही ध्यान रखता है, अपना भला सबका भला। तो 3 से 6 वर्ष तक बच्चा ईगोसेंट्रिक रहता है, अहम केंद्रित रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसने दी थी, पहले तो ये बता दो जी, प्याजे ने दी। किसने दी थी, 4 प्याजे ने। कहाँ है, ढूंढो, प्याजे, मेरा डी ऑप्शन पे मिल गया। आगे बढ़िए, बौद्धिक विकास की अवस्थाएं 4, जहां से आप ढूंढ लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, सेम क्वेश्चन उसने अगले पेपर में फिर रिपीट कर दिया, 4 अवस्थाएं। पहले 4 देके नाम पूछ लिया और फिर नाम देके अवस्थाएं पूछ ली कितनी है। तो बहुत ही आराम से आप अलग अलग पेपर में देख रहे हो, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जिसको हम
आप हमारे कंटेंट पे रहिए, कंटेंट बिल्कुल लिमिटेड है, जितना आना है उतना ही है, फालतू का ना पढ़ाया गया आपको। और सवाल मैं अपने नहीं बना के लाया हूँ इजी, जो सवाल आते हैं वो आपके आगे हर स्टेट के ला के रख दिए हैं, जिससे कि आप समझ जाओ कि हमारा कंटेंट बहुत ही बढ़िया आपके सामने आ गया है। आगे बढ़ते हैं। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था कौन सी है? दोस्तों तो यह अवस्था कौन सी होगी? 7 से 12 वर्ष तक। ये मैं आपको अपने नोट्स में बता चुका हूं, आप इसको लिख भी चुके होंगे। 7 से 12 वर्ष में अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव करने लग जाता है बच्चा। ठीक है, इसमें वो ऐसा होता है कि तार्किक शक्ति यानी डिसीजन नहीं ले पाता, डिसीजन अगले वाले में लेगा, ये भी बात मैंने आपको बताई थी। तो इसमें सवाल में कई बार डिसीजन का भी आ जाता है, तो वो जब डिसीजन आ जाएगा तो हम 12 यानी आगे 11 वर्षों से अधिक पे लिखेंगे। तो इसका उत्तर ये हो गया, ये आपको पता है। जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं ताकि अगला क्वेश्चन कर सकें। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन आ गया, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, समस्या समाधान। देखिए समस्या समाधान पियाजे की चौथी स्टेज में जाके बच्चा कर रहा था, जो फॉर्मल वाली, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो चौथी स्टेज ढूंढ लो इसमें कहां पर है बच्चे की, वो ये रही 11 से 16 वर्ष। ये बच्चे की चौथी स्टेज है, औपचारिक फॉर्मल ऑपरेशनल यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बिल्कुल इसको टिक करेंगे और मजे से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आराम से आपसे होते जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है सारे क्वेश्चंस का पिटारा जो है अभी समाप्त नहीं हुआ, और लेके आ जाएंगे, आपको पीडीएफ में दे देंगे, लेकिन आज की क्लास का समाप्त हो गया है। अब दोस्तों एक थोड़ा सा मोटिवेशन आपसे हमें चाहिए। एक तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने जितने भी मित्रगण तैयारी कर रहे हैं उनमें शेयर जरूर कर देना और उनको बोलना सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम और अच्छी वीडियोस और बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेके आए। बहुत ही जल्दी एक बहुत बढ़िया कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। जब तक दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।